I am Dr. DrNizamuddinUtmani. I am working as assistant professor, consultant physician, medical specialist, gastroenterologist, and pharmacologist at Khyber Medical College, Peshawar. I welcome all of you to my YouTube channel at the name of Pharma Medica. And today we are going to discuss a very important pharmacokinetic factors, and that is the absorption of the drug. Okay. So the learning objective for today's lecture are mechanism of absorption, factor affecting the absorption, clinical significance of the absorption, and role of absorption in drug development. ठीक है, किस तरह फार्मास्यूटिकल डिफरेंट जब ड्रग डेवलप करते हैं तो इसकी क्या मेन फैक्टर है. What is the drug absorption? It is basically the passage of drug from its sites of administration to its sites of action through the cellular membrane. ठीक है, like यहाँ से like orally आप drug देते हैं तो दिस इज़ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ से जब एब्जॉर्ब हो जाती है और साइट ऑफ एक्शन पे चली जाती हैं सो दिस इज़ कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म, किन किन मैकेनिज्म के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन आ जाती हैं. यू नो बेटर देन मी अबाउट द फिजियोलॉजी, आपने फिजियोलॉजी में ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पढ़ी हैं. The one is the passive diffusion. Passive diffusion ये कि when the drugs move along the concentration gradient, lipid soluble drug, it is a non-saturable mechanism और ये high concentration से low concentration की तरफ आती है. पोर ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन, जो लो मॉलिकुलर वेट है या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जिस तरह यूरिया, शुगर, ये सारी चीज़ें इनकी फिल्ट्रेशन के थ्रू इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड साइज ऑफ द फोर्स. द थर्ड वन इज द कैरियर मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको हम कहते हैं. अगेन दिस इज सेम लाइक पैसिव डिफ्यूजन, ये भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है बट दे नीड स्पेशल कैरियर. ठीक है, सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द आरबीसी, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. intestinal absorption of the vitamin B1, B2, B12 from the intestine, amino acid, monosaccharide, these all are some of the example of these facilitated diffusion, but this is saturable. ठीक है, इसमें और पैसिव डिफ्यूजन में सिर्फ यही फ़र्क है कि दिस इज सैचुरेबल, पैसिव डिफ्यूजन सैचुरेबल नहीं है और इनके लिए स्पेशल कैरियर की ज़रूरत होती है. पैसिव डिफ्यूजन के लिए स्पेशल कैरियर की ज़रूरत नहीं होती. अनदर मैकेनिज्म इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी जा सकती है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी जा सकती है. इट कैन बी अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इट कैन बी अवे या अप हिल और अपोजिट इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, जिसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है थ्रू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, आयरन है, कैल्शियम अपटेक है, ल्यूडोपा बाय द ब्रेन. सो ऑल दीज ड्रग्स दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, द अदर वन इज द एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस आप जानते हैं कि व्हेन द ड्रग इज इनगल्फ्ड बाय द सेल, सेल इनको इनगल्फ करती है और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करती हैं. ठीक है, इस तरह फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B12 और न्यूट्रिएंट से. एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इंट्रासेलुलर वेसिकल इन द न्यूरो टर्मिनल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती हैं. सो वो जो प्रोसेस यूज़ करती है इसके लिए वो एक्सोसाइटोसिस है. ठीक है, इस डायग्राम में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो किस्में, एक डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसकी ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी इसके एक टाइप है लेकिन इसके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है. ठीक है, इन द अदर वन इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होती है और अपोजिट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकती है लेकिन इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन. एक तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स, pharmaceutical factors, route of administration, factor relating to the site of absorption, physiological factors and genetic factors. So these are some of the factors which can depend the absorption of can change the absorption of different drugs. तो सबसे पहले हम ड्रग्स की जो अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसमें साइज़ ऑफ द पार्टिकल है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, जितना साइज़ कम होगा उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. दिस इज सिंपल. द अदर वन इन द फिजिकल स्टेट, जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, सस्पेंशन से, और सस्पेंशन की फिर जल्दी होती है टैबलेट फॉर्म में क्योंकि ये टैबलेट ने पहले डिज़ॉल्व होना है, फिर सोल्यूशन बनना है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होना है. सो सोल्यूशन absorb better than suspension, in suspension absorb better than the tablets. ठीक है, इसी तरह लिपिड सॉल्युबल है, जो ड्रग्स लिफोफिलिक के यानी जो लिपिड सॉल्युबल है उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है और जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल है या हाइड्रोफिलिक है उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी लेट होती है. ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. जितना भी ड्रग्स नॉन पोलर होगा
यानी जो नॉन पोलर ड्रग्स होते हैं या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स, वो लिपिड सॉल्युबल होती है और उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, जबकि पोलर ड्रग्स वो अक्सर वाटर सॉल्युबल होती हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। गैस्ट्रिक पीएच, जो वीक एसिडिक ड्रग्स है वो गैस्ट्रिक पीएच जहाँ पे जितना पीएच लो होगा, जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और जो बेस वाली ड्रग हैं वो जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा जिस तरह इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम, यानी डिसइंटीग्रेशन इट इज़ द टाइम इन विच अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, सो दिस इज डिसइंटीग्रेशन। जितना एक ड्रग्स के डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होगा उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। डिसोल्यूशन टाइम, जब ये एक होती है डिसइंटीग्रेशन, जब ड्रग्स के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाती हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल जब सोल्यूशन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, सो जितना टाइम एक ड्रग उसकी डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टाइम जितना वो ज़्यादा लेगा उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, जिस तरह एमॉर्फस फॉर्म में दे डिसॉल्व फास्टर देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म दे डिसॉल्व फास्टर देन द कोलाइड फॉर्म। ठीक, देन अदर फार्मास्यूटिकल फैक्टर फार्मूलेशन, हो सकता है कि उन ड्रग्स में एक्सिपिएंट, जिस तरह आपको पता है कि ड्रग में दो चीज़ें होती है, एक एक्टिव प्रिंसिपल और एक एक्सिपिएंट। सो हो सकता है कि ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन एक्सिपिएंट की वजह से या तो डिले हो या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। ठीक है, स्टार्च, लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, गम्स, ये सारे इसमें एक्सिपिएंट के तौर पर डालते हैं और उसकी फिर उसकी एब्जॉर्प्शन चेंज हो सकती है। कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग, जितना ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ होगी, जितना उसकी कंसनट्रेशन वक्त के साथ कम हो जाती है उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह आईवी रूट है, सो आईवी रूट ड्रग प्रॉपर थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक को ये बाईपास करती हैं, सो इट एब्जॉर्ब वेरी रैपिडली। फिर आईएम, वो उसके बाद आईएम बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। आईएम इंट्रापेरिटोनियल से रैपिड है, इंट्रापेरिटोनियल सबलिंगुअल से रैपिड है, सबलिंगुअल सबक्यूटेनियस से रैपिड है, और सबक्यूटेनियस फिर रेक्टल रूट से, और रेक्टल रूट फिर ओरल रूट से। सो आप ये कह सकते हैं कि जो ओरल रूट है उसमें से एब्जॉर्प्शन सबसे स्लो होती है। ठीक है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा इतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। सो द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट। देन द थिकनेस ऑफ द परमिएबल मेम्ब्रेन, जितना मेम्ब्रेन थिक होगी उतना ही एब्जॉर्प्शन कम होगी, जितने मेम्ब्रेन थिन होगी उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। जिस तरह ओरल कैविटी है उसके मेम्ब्रेन थिन है तो वहाँ से कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। स्टमक के जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है या एपिथेलियम है बहुत थिक है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। ठीक है, ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ एक्शन, ब्लड फ्लो जितनी ज़्यादा होगी उस साइट पे तो जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है वो जल्दी जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा और वो उसी साइड से वो वॉश होगा। सो और ड्रग्स एब्जॉर्प्शन की चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जितना जितना वहाँ के ब्लड सप्लाई कम होगी उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हम वेजो कंस्ट्रक्टर देते हैं अलॉन्ग विद द लोकल एनेस्थेटिक, जिस तरह हम एड्रेनलिन देते हैं विद लिग्नोकेन, तो एड्रेनलिन काजेज लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन और वहाँ से फिर लोकल जो एनेस्थीसिया है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और उसका जो इफेक्ट है वो लंबे अरसे तक उस लोकल एरिया में रह जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इसके अलावा साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, पैथोलॉजी, अगर कोई साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइक सपोज इफ somebody has a mal absorption syndrome, somebody has a mucosal fibrosis, consolidation of the air passage, so drug absorption वहाँ से कम होती है। mal absorption syndrome, Behçet disease, scleroderma of the intestine, celiac disease, surgical resection of the gut, so जितना वो absorption site को आप कम करते हैं या उसमें कोई disturbance होगी तो drugs की absorption कम होगी। in achlorohydria, अगर कोई एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, कोई एसिड ही नहीं बन रहा, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में आयरन की एब्जॉर्प्शन, आपको पता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन या तो स्टमक में होती है या ड्यूडेनम में होती है। ठीक है, सो वो पेशेंट जिनमें एक्लोरोहाइड्रिया होती हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनती, ऐसे मरीजों में फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है। ठीक है, कुछ और फिजियोलॉजिकल फैक्टर है या पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है जिसमें एज है। सो जो इन्फेंट है बच्चों, उसका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, सो वहाँ पे फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है। इन्फेंट में हाई गैस्ट्रिक पीएच होता है, यानी उसमें HCl सिक्रीशन कम होती है, तो वहाँ पे भी कुछ एसिडिक ड्रग जो है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, और जो एडल्ट होती है उसमें फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है, तो उनमें भी कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एम्प्टिंग रेट ये है कि स्टमक कंटेंट जितनी तेज़ी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। अगर एम्प्टिंग रेट जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट है या स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट है तो उनमें एम्प्टिंग रेट बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, एम्प्टिंग रेट कम होती है, तो उन लोगों में भी ड्रग एब्जॉर्प्शन फिर कम हो जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ फूड इन द गट,
प्रेजेंस ऑफ फूड इन द गट, जिस तरह हम कहते हैं कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है या ड्रग फूड इंटरेक्शन है। सो ड्रग फूड इंटरेक्शन की वजह से भी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और बाज़ी फूड लाइक कैल्शियम, इट मेक कम्प्लेक्सेस विद सम ऑफ द ड्रग लाइक कैल्शियम इन द मिल्क, इट कैन मेक कम्प्लेक्सेस विद द टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। फैटी फूड, इट आल्सो फैटी फूड के दो नुकसान आते हैं, एक तो वो स्टमक एम्प्टिंग को टाइम को डिले करती है, और दूसरी बात ये कि दे कैन कंबाइन विद द ड्रग एंड दे कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, और तीसरी बात यह कि दे कैन आल्सो इफेक्ट द पीएच ऑफ द मीडिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर है लाइक इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम या मोटिलिटी। जितना इंटेस्टाइनल मोटिलिटी फास्ट होगी उतना ही ड्रग के एब्जॉर्प्शन को टाइम कम मिलेगा और ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। और ड्रग इंटरेक्शन कुछ दवाइयाँ ऐसी है लाइक परगेटिव डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। परगेटिव जो हम कंस्टिपेशन के लिए देते हैं, दे इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो जल्दी दवाई ये फूड और जो फूड कंटेंट है और मेडिसिन है वो आगे की तरफ मूव जाती है। सो इसकी जो प्रॉपर कंटेक्ट है विद इंटेस्टाइनल म्यूकोजा वो कम हो जाती है, एंड दस दे डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो दे डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स एंड विटामिन। एंटासिड आल्सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलिन। सो फ्लोरोक्विनोलोन के साथ आप एंटासिड देते हैं, या आयरन के साथ आप एंटासिड देते हैं, या और मेडिसिन के साथ जो आप एंटासिड देते हैं, सो दीज एंटासिड कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दी ड्रग्स, ठीक है। इन ड्रग इफ्लक्स पंप्स, ड्रग इफ्लक्स पंप में आपको बताऊं कि जो स्टमक है या जीजिनम है या ड्यूडिनम है, उनके एपिथेलियम के जो एपिकल सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उनमें ये इफ्लक्स पंप कम होते हैं, और आगे आगे जितना एलियम और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ हम जाते हैं तो ये इफ्लक्स पंप्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यानी जो ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं सेल्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर, वहाँ पे कुछ इफ्लक्स पंप होते हैं जो कि ड्रग्स को वापस इंटेस्टाइनल ल्यूमन की तरफ सिक्रीट करती है। सो इस प्रोसेस को भी, दिस प्रोसेस जो है ये भी इफेक्ट करती है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। So these efflux pumps, they are present in the small intestine and expel the drugs back into the intestinal lumen. Example, these glycoprotein transporter which are highly expressed on the apical surface of the superficial columnar epithelial cells of the colon and ileum, while expression decrease proximally into the jejunum, duodenum and stomach. जिस तरह मैंने कहा कि stomach, duodenum और jejunum पे ये कम होते हैं, लेकिन distally फिर ileum और large intestine में ज़्यादा होते हैं। So stomach में ये efflux pump इतना ज़्यादा effective नहीं है, यानी drugs वापस नहीं आती ल्यूमन में, लेकिन जो distal पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ये इफ्लक्स भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत सारी चीज़ों को मॉड्यूलेट करती हैं, और हर एक इंसान की जेनेटिक मेकअप वो डिफरेंट होती हैं। सो जेनेटिक फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसकी कॉमन एग्जांपल पर्निशियस एनीमिया है, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होती और उस मरीज़ में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एंड द पर्सन डेवलप विटामिन B12 deficiency anemia. So with this I came to the end of my today presentation, and thank you very much. Please don't forget to subscribe to my channel at the name of Pharma Medica, and the other one is the DrNizamuddinUtmani. इसमें इंशाल्लाह हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।